दोस्तों, आज की कहानी है लाभ और हानि। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, जब 5 बेटों के बाद एक बेटी हुई तो उसके माता पिता ने उसका नाम प्रेमा रखा। ऐसा नाम पूरे खानदान में किसी लड़की का नहीं था, क्योंकि सभी लोग नाम देवियों के नाम पे रखते थे। प्रेमा के बड़े होने पर उसकी शादी का प्रश्न उठा। उसके पिता राम बाबू ने उसके लिए एक लड़का खोजना शुरू किया। हर जगह उन्होंने लड़के की खोज शुरू की, परंतु उन्हें प्रेमा के योग्य वर नहीं नजर आ रहा था। अंततः उन्हें प्रेमा के लिए योग्य वर जमींदार न्यायमूर्ति का इकलौता बेटा दिखा। हालांकि जमींदारी जा चुकी थी, परंतु उसकी शान अभी भी बरकरार थी। उन्होंने दहेज में 10,000 रुपए और अतिरिक्त उपहार मांगे। राम बाबू किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। उसने हर प्रयास करके 10,000 रुपए दहेज इकट्ठा करने का प्रयत्न किया, परंतु वह केवल 7,000 रुपए ही इकट्ठा कर पाए। विवाह का दिन नजदीक आ रहा था। किसी ने राम बाबू को शेष धन उधार देने का वायदा किया, पर ठीक समय पर उसने भी मना कर दिया। शादी का दिन आ गया और न्यायमूर्ति ने अपने बेटे की शादी प्रेमा से करने से मना कर दिया, क्योंकि दहेज का रुपया पूरा इकट्ठा नहीं हुआ था। राम बाबू न्यायमूर्ति के पैरों में गिर पड़े और बोले, सेठ जी, ऐसा मत करिए, मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। कौन करेगा उससे शादी जिसकी बारात लौट गई हो। न्यायमूर्ति ने कहा, अगर 10,000 रुपए नहीं दिए तो दूल्हा मंडप में नहीं आएगा। यह सुनकर घर की औरतों में जैसे मातम सा छा गया। दुल्हन प्रेमा दुल्हन के लिबास में गहनों से लदी तैयार बैठी थी। उसे साफ लग रहा था कि अपने पति के घर में उसको सम्मान नहीं मिलेगा। अचानक कठिन परिस्थिति सुलझ गई। दूल्हे ने अपने पिता के विरुद्ध बगावत कर दी। दूल्हा बोला, यह मोल भाव और लेन देन मुझे समझ में नहीं आता। मैं यहाँ शादी करने आया हूँ और दुल्हन लेकर ही जाऊँगा। दूल्हे के पिता लोगों से बोले, आजकल के युवाओं को आप जानते ही हैं कि वो कैसा व्यवहार करते हैं। किसी बुजुर्ग ने कहा, इन्हें तो शास्त्रों की समझ कहाँ है, ना ही धर्माचरण की कोई फिक्र। न्यायमूर्ति अपने पुत्र में आधुनिक शिक्षा का जहर देख पा रहा था। इस कारण उन्होंने बेमन से शादी करवा दी। पिता राम बाबू ने प्रेमा की रोते हुए विदाई की। उसके पिता के आंसू रुक नहीं पाए। प्रेमा बोली, पिताजी, क्या वो लोग मुझे आपसे मिलने के लिए भी नहीं आने देंगे? राम बाबू ने कहा, क्यों नहीं, मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा। अक्सर राम बाबू अपनी बेटी को देखने जाता, पर दामाद के घर उसको कभी सम्मान नहीं मिलता था। यहाँ तक कि नौकर भी उसको नीची नजरों से देखते थे। कई बार अलग कमरे में प्रेमा से मिलने के लिए उसको 5 मिनट का समय दिया जाता तो कभी मिलने ही नहीं देते थे। इस प्रकार से बेइज्जत होना उसके लिए असहनीय हो रहा था। वह दहेज की शेष रकम भी जुटाकर देना चाहता था, परंतु कर्ज का बोझ उस पर बहुत बढ़ चुका था। खर्चे भी बहुत बढ़ गए थे। दूसरी ओर प्रेमा को हर कदम पर अपना अपमान सहना पड़ता था। वह कमरा बंद करके अक्सर रोती रहती थी। उसके परिवार के लिए अपमानजनक शब्द कहे जाते। उसकी सास के ताने अक्सर चुभने वाले होते। अगर कोई कहता, बहू कितनी सुंदर है, सास ताना देती, हाँ सुंदर है, बड़े खानदान से जो आई है। वह प्रेमा के खाने और कपड़ों का भी ध्यान नहीं रखते थे। कोई दया दिखाता तो कहती, सब कुछ तो है इसके पास, अगर इसके पिता ने पूरा दहेज दिया होता तो इसको पूरा सम्मान मिलता। प्रेमा के इस घर में कोई अधिकार नहीं थे, जैसे उसने कोई धोखा दिया हो। राम बाबू तक अपनी बेटी के तिरस्कार की खबर पहुंचनी ही थी। उसने घर बेचकर पैसे जुटाने का सोचा। उन्होंने सोचा कि घर बेच देंगे और इसी घर में किराया देकर रहते रहेंगे। किसी को इससे शक भी नहीं होगा, परंतु किसी तरह से उनके बेटों को पता चल गया। 3 बेटों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। उन सभी ने विरोध करके घर बिकना रुकवा दिया। राम बाबू ने ऊंचे ब्याज पर ऋण लिए। घर का खर्च जुटा पाना भी अब मुश्किल हो गया। राम बाबू प्रेमा से मिलने गए। सफेद बाल, मुंह पर तनाव, झुके कंधे देखकर प्रेमा अपने पिता का हाल समझ गई। एक पिता कभी भी अपनी पुत्री से अपनी भावनाओं को नहीं छुपा सकता, चाहे कुछ पलों की ही उसको अनुमति मिलती, पर उसमें वह अपनी गरीबी प्रेमा से नहीं छुपा पाता। प्रेमा अपने पिता के साथ
कुछ दिन घर जाना चाहती थी ताकि वह अपने पिता का दुख बांट सके। एक दिन वह राम बाबू से बोली, पिताजी मुझे कुछ दिन के लिए घर ले चलिए, मैं आप सभी के साथ रहना चाहती हूँ। राम बाबू ने जवाब दिया, जरूर बेटी, परंतु उसके हाथ में ये शक्ति नहीं थी कि वह उसको घर ले जा पाता। उसकी बेटी दहेज की एक मोहरा बन चुकी थी। उसकी एक झलक के लिए भी राम बाबू को भीख मांगनी पड़ती थी। अगर पहली बार में उसको अनुमति नहीं मिलती तो दूसरी बार उसके पूछने की हिम्मत न होती थी। परंतु उसकी बेटी अगर खुद अपने पिता के घर जाना चाहे तो उसको कौन अनुमति देता। यह बताना ठीक नहीं होगा कि किस अपमान के साथ राम बाबू ने दहेज के शेष 3000 रुपये एकत्रित किए ताकि प्रेमा के ससुर न्यायमूर्ति को दे सके। उन नोटों को उसने रुमाल में बांधा और न्यायमूर्ति के पास पहुंच गया। न्यायमूर्ति ने अपनी कहानियां राम बाबू को सुनाना आरंभ कर दिया। कभी वह गांव की किसी चोरी का जिक्र करता तो कभी शहर में फैली किसी नई बीमारी के बारे में बताने लगता तो कभी किन्हीं लोगों के बारे में बताने लगता। अंततः उसने हुक्का नीचे रखा और खड़े होकर बोला, हाँ भाई बोलो। ओह हाँ, तुमने कुछ पैसे देना है। रोज मुझे याद आता है और फिर मेरे दिमाग से निकल जाता है। बूढ़ा भी तो हो रहा हूँ दोस्त। न्यायमूर्ति की इस लंबी सी भूमिका के बाद राम बाबू ने उसके सामने 3 नोट निकाल कर रख दिए। ये नोट लगभग मर ही चुके थे। न्यायमूर्ति नोटों की दशा देखकर जोर से हंसा और बोला, ये नोट अब मेरे किसी काम के नहीं हैं। साथ ही एक कहावत भी बोली, मैं बिना मतलब कीचड़ में हाथ नहीं डालना चाहता। इसके बाद प्रेमा को घर ले जाने के लिए पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता था। हालांकि वह सोच रहा था कि इतना विनम्र बनकर स्वयं के साथ वह क्या अच्छा कर रहा था। टूटे हुए दिल के साथ लंबे समय तक बैठे रहने के बाद उसने बेटी को घर ले जाने का पूछा तो न्यायमूर्ति का जवाब था, अभी नहीं। राम बाबू उठा और घर की ओर अपने पैसे लिए चल पड़ा क्योंकि वह प्रेमा का सामना नहीं कर सकता था। उसने यह दृढ़ निश्चय किया कि जब तक वह पूरे रुपए नहीं जुटा लेता अब वह तब तक न्यायमूर्ति के घर कदम नहीं रखेगा। तभी वह प्रेमा को आत्मविश्वास के साथ ले जा सकेगा। कई महीने बीत गए। प्रेमा ने कई संदेश भिजवाए परंतु उसके पिता नहीं आए। उसके बाद उसने संदेश भिजवाना भी बंद कर दिया। इससे राम बाबू को बहुत कष्ट हुआ परंतु वह फिर भी अपनी बेटी के पास नहीं गया। अश्विन का महीना आ गया। राम बाबू ने कसम खाई कि मैं प्रेमा को पूजा के लिए या वैसे ही इस वर्ष अवश्य घर लेकर आऊंगा। पूजा के 5वें या 6ठे दिन राम बाबू ने फिर से नोट अपने रुमाल में बांधे और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। उनका 5 वर्षीय पोता आया और बोला, आप मेरे लिए खिलौना लेने जा रहे हो। बच्चे का घोड़ा गाड़ी मन में था परंतु इच्छा पूरी नहीं हो पाई। फिर उसकी पोती आ गई और बोली, दादाजी मेरे पास पूजा में पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। राम बाबू अपने घर की हालत जानते थे। सभी पूजा में अच्छे कपड़ों में होंगे पर उन सभी को नौकरों के समान जाना होगा। आखिरकार राम बाबू न्यायमूर्ति के घर पहुंचा। आज वह विह्वल नहीं है तो कुछ देर प्रतीक्षा करनी होगी। उसको प्रेमा के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। प्रेमा सामने आ रही थी। दोनों बेटी और पिता गले लगकर रोने लगे। कुछ समय के लिए दोनों कुछ नहीं बोल पाए। फिर राम बाबू ने कहा, इस बार मैं तुम्हें घर लेकर ही जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अचानक कमरे में राम बाबू का बड़ा बेटा मोहन अपने 5 साल के बेटे के साथ आ गया और चिल्लाकर बोला, पिताजी क्या आपने सोच लिया है कि हमें सड़क पर लेकर ही आएंगे? राम बाबू भड़क गए। वह बोला, क्या तुम मुझे वो करने दोगे जो सही है? राम बाबू अपना घर सबसे छुपकर बेच चुका था। सबको ये बात पता चल गई और उससे नाराज हो रहे थे। उनका पोता बोला, दादाजी आप मेरे लिए घोड़ा गाड़ी नहीं लाए, बुआ आप ला दोगी। प्रेमा सब माजरा समझ गई। वह राम बाबू से बोली, पिताजी अब अगर आपने एक भी पैसा मेरे ससुर को दिया, मैं कसम खाती हूँ कि आप मुझे कभी नहीं देख पाएंगे। राम बाबू ये क्या कह रही हो? अगर मैंने पूरे पैसे नहीं दिए तो ये कलंक हमेशा मेरे माथे पर रहेगा और तुम्हें भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। प्रेमा शर्म तब आएगी अगर आप रुपए देंगे। क्या आपको लगता है मेरा कोई सम्मान नहीं है? क्या मैं बस एक पैसे का थैला हूँ जिसमें ज्यादा पैसे हो तो मूल्य भी ज्यादा।
नहीं पिताजी, रुपए देकर मुझे और कलंकित नहीं कीजिए। मेरे पति ये सब नहीं चाहते। राम बाबू ने कांपते हुए पैसे वापस रख लिए और बिना कुछ बोले चोर की भांति घर से निकल गया। परंतु ये बात किसी से नहीं छुपी कि राम बाबू रुपए लाए थे जो उनकी बेटी प्रेमा ने देने से मना कर दिया। एक नौकर ने सब कुछ जाकर उसकी सास को बता दिया। उसका क्रोध प्रेमा पर और अधिक टूट पड़ा। सभी सीमाएं पार हो गई। अब ससुराल प्रेमा के लिए कांटों का बिस्तर बन गया। उसका पति शादी के कुछ दिन बाद ही डिप्टी मजिस्ट्रेट बनने देश के दूसरे कोने में गया हुआ था, जिस कारण उसको कुछ भी पता नहीं लग पाया और ना ही साथ मिल पाया। प्रेमा को किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता। अब प्रेमा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वह अपना ध्यान न रखती, खाना भी समय पर ना खाती। उसने स्वयं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा। ठंड के मौसम में दरवाजा खुला छोड़ दिया। कभी कभी नौकर उसको खाना देना भूल जाते और वह उनसे खाना लाने को भी नहीं कहती। उसने खुद को उस घर का नौकर मान लिया था, परंतु उसकी सास इस पर भी कहती, महारानी है ये तो, इसको ये खाना भी पसंद नहीं आता। प्रेमा जब बहुत अधिक बीमार हो गई तो सास ने कहा, ये सब बहाने हैं। प्रेमा ने कहा, एक बार मैं अपने पिता और भाइयों से मिलना चाहती हूँ। सास बोली, अच्छा ये सब पिता के घर जाने के बहाने हैं। एक दिन प्रेमा की हालत बिगड़ी तो डॉक्टर को बुलाया गया, परंतु प्रेमा की मृत्यु हो गई। राय चौधरियों की बड़ी बहू की मृत्यु हुई थी। उसका अंतिम संस्कार पूरे दिखावे के साथ किया गया। उनके घर को दुर्गा पूजा के लिए याद रखा जाता था, परंतु अब उनके घर को इस शानदार अंतिम संस्कार के लिए याद किया जाना था। सदल की लकड़ी की बड़ी चिता बनाई गई और हर क्रियाविधि बड़े स्तर पर हुई। हर किसी ने राम बाबू को उसकी बेटी की मृत्यु के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया। जब वे उसके पास अफसोस करने आते, यही सब बताते। एक दिन प्रेमा के पति डिप्टी मजिस्ट्रेट का पत्र आया, मैंने सभी इंतजाम कर लिए हैं, मेरी पत्नी को मेरे पास भेज दो। उसकी माँ ने उत्तर में लिखा, बेटा हमने तेरे लिए एक दूसरी लड़की देखी है, जल्दी से छुट्टी लेकर घर आ जा। इस बार दहेज के 20,000 रुपए थे, वह भी नगद। तो दोस्तों यही हमारी आज की कहानी लाभ और हानि समाप्त होती है। दोस्तों इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिली वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझदार हैं। आशा करती हूँ ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ और मेरा मोटिवेशन बढ़ा दें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।